नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो जिसमें हर कंज्यूमर की आवाज सुनी जाती है और उसके हक के लिए हम लड़ते हैं लड़ाई उनके लिए। पहरेदार में आज हमारा फोकस है टेलीकॉम सेक्टर पर, जहां कंपनियों की मनमानी अपने चरम पर है। कॉल ड्रॉप और कंजेशन की दिक्कत ही नहीं, मनमाने तरीके से चार्जेस वसूले जा रहे हैं। बिना पूछे किसी भी सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जाता है और शिकायतों को अनसुना कर रही हैं ये कंपनियां। इन दिक्कतों से टेलीकॉम कंज्यूमर इस पूरे देश में जूझ रहे हैं। आज हम आपके सामने रख रहे हैं देश की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल के कंज्यूमर की शिकायत, जिसे झेलनी पड़ी बिना मंजूरी के प्लान बदले जाने और फिर ऊंचे बिल की दिक्कत। कैसे वोडाफोन ने कंज्यूमर के रिक्वेस्ट के बावजूद उसका इंटरनेट प्लान नहीं बदला और उसे लंबा चौड़ा बिल भेजती रही। साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशंस ने तो वसूली पर एक नया ही आयाम छेड़ दिया। रिकवरी एजेंट ने फोन कर करके परेशान कर दिया कंज्यूमर को और कंज्यूमर को इस परेशानी से हल मिला पहरेदार में। लेकिन पहरेदार की शुरुआत कंज्यूमर की एक बड़ी जीत की खबर के साथ। पहरेदार में मारुति ने खराब कार रिकॉल की और ये रिकॉल इसलिए बड़ी है क्योंकि मारुति ने कंज्यूमर को कार बदल कर दी है। वडोदरा के मयूर टोलिया, जो कुछ दिन पहले तक मारुति की खराब इको से जूझ रहे थे, अब नई इको के मालिक हैं। खरीद के महज 20 दिन बाद ही कार में खराबी आई थी और ये कार एक जानलेवा हादसे का शिकार होते होते बची थी। मारुति ने पहले कंज्यूमर को सिर्फ कार की रिपेयरिंग का ऑफर दिया था, लेकिन पहरेदार ने शो में सवाल उठाया था कि आखिर कंज्यूमर को नई कार क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पहरेदार के प्लेटफॉर्म से जब इको के डिफेक्टिव स्टीयरिंग कॉलम की बात मारुति तक पहुंची तो कंपनी का जो आधिकारिक बयान था वो तो नहीं बदला, लेकिन ग्राउंड पर जरूर कंपनी एक्टिव हो गई। हमें जानकारी मिली कि मारुति की सर्विस टीम ने कार की पूरी जांच की और इस फैसले पर पहुंची कि कार को बदलना ही पड़ेगा। 9 सितंबर को मयूर टोलिया को नई चमचमाती इको कार सुपुर्द की गई। जाहिर तौर पर आपके चहेते कंज्यूमर शो पहरेदार में मारुति ने वो कर दिखाया जो तमाम ऑटो कंपनियों के लिए एक सबक है। नई कार हासिल करने के बाद मयूर टोलिया ने हमसे बातचीत की, पहरेदार की कोशिशों की तारीफ की और हमें शुक्रिया अदा किया। पहरेदार के एक्शन के बाद काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स में फ़र्क आया। इंजीनियर आके हमारी गाड़ी मंगवा के इंस्पेक्ट किया। मैं मानता हूँ कि CNBC आवाज़ पहरेदार टीम ने हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाई जो इसमें डिसीजन ले सकते थे और उसी के कारण शायद ये संभव हुआ। तो एक तरफ मयूर टोलिया की जीत की कहानी है और दूसरी तरफ पहरेदार में आज टेलीकॉम कंपनियों से हारे कंज्यूमर की परेशानी। लेकिन पहरेदार की कोशिश है कि ये टेलीकॉम कंपनियां भी जागें और कंज्यूमर की हार को जीत में बदलें, क्योंकि जब कंज्यूमर जीतेगा तभी ब्रांड भी हिट होगा और सिंपल फॉर्मूले को समझने की सख्त जरूरत है टेलीकॉम कंपनियों को। देश में टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ के साथ ही बढ़ती जा रही है टेलीकॉम कंज्यूमर की परेशानियां। बिना रिक्वेस्ट बिल प्लान बदल जाता है, बेसिक फोन होने के बाद भी 3G सर्विस एक्टिवेट हो जाती है या फिर एकदम से आपके मोबाइल फोन के बिल में आप देखेंगे लंबा चौड़ा जो है बढ़ोतरी हो गई है। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो देश के मोबाइल कंज्यूमर रोज सामना कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर के जख्मों पर नमक छिड़कता है टेलीकॉम कंपनियों का उदासीन रवैया। कंज्यूमर के कई बार अपनी परेशानी बताने के बाद भी ये कंपनियां किसी तरह की सुनवाई नहीं करती और कंज्यूमर को मिलते हैं फिजूल के चार्जेस और मोबाइल कंपनी के कॉल सेंटर की हमेशा व्यस्त रहने वाली लाइंस। एक ऐसे ही कंज्यूमर हैं एयरटेल के अमित जाम। ये एयरटेल की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन का इनका जो बिल प्लान था वो बिना इनकी मंजूरी के बदल दिया गया, वो भी ऐसा बिल प्लान जिसमें इनसे 3G चार्ज भी वसूला जा रहा था, जबकि इनके हैंडसेट में 3G की सुविधा ही नहीं थी। फोन पर कस्टमाइज कॉलर ट्यून भी सुनने को मिलने लगी और इन सब बदलावों का सीधा रिश्ता था मंथली बिल से। अपनी पूरी बात बताने के लिए अमित जाब हमारे साथ हैं, गुड़गांव से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, स्वागत है पहरेदार में। आपका बिल जो है काफी लंबा चौड़ा भेज रही थी एयरटेल और आपको इस बढ़े हुए बिल से ही पता चला कि कोई सारी ऐसी सर्विसेज आपके फोन में आ रही हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं थी। जी बिल्कुल। मैं जिस नंबर के लिए मैंने कंप्लेंट की थी वो नंबर मैं पिछले 4 या 5 सालों से यूज कर रहा हूँ। मतलब मेरी मदर के पास वो नंबर बेसिकली, तो उसमें पहले तो बिल ठीक ठाक आता, मतलब 300 या 350 के आसपास कुछ रहता था हर महीने। बट पिछले इस साल मार्च से मैं देख रहा हूँ बिल काफी बड़ा हुआ आ रहा था जी। तो पहले तो मैंने 1-2 महीने तो नोटिस नहीं किया, मुझे लगा कि मतलब यूसेज ज्यादा रहा होगा तो इसलिए कॉल ज्यादा मतलब बिल ज्यादा आया होगा। बट फिर मैंने अभी देखा मतलब लास्ट मंथ में कि बिल 811 रुपीज का था, 8,000 रुपए का। यानी तो डबल बिल आपके पास पहुंचने लगा था और कॉलर ट्यून भी ऐसी लगी हुई थी जिसे आपने कभी एक्टिवेट नहीं करवाया था। बिल्कुल। और तो उसके भी उसमें चार्जेस ले रही थी।
हाँ जी, उसमें मैंने नोटिस किया तो इन्होंने मार्च मंथ में बिल का प्लान जो था चेंज कर दिया। 199 रुपीज़ पर मंथ की जगह 549 रुपये पर मंथ वाला इन्होंने बिल प्लान एक्टिवेट कर दिया, प्लस कॉलर ट्यून और एक्टिवेट कर दी, जिसका ना तो मैंने कोई रिक्वेस्ट डाली थी दोनों के लिए, और अगर रिक्वेस्ट डाली हुई होती कॉलर ट्यून के लिए तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए था, जो कि आजकल एयरटेल एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि उसमें कंज्यूमर का नाम आता है कि लाइक वेलकम टू कॉलिंग नवीन और समथिंग लाइक दैट। यानी साफ तौर पर अमित का फोन था, लेकिन कॉलर ट्यून बज रही थी कि थैंक्स फॉर कॉलिंग नवीन। लेकिन जब आप जितनी बार आपने एयरटेल से भी बात की, आपने उनके सामने ये बात रखी कि ये सब आप क्या मुझसे वसूल रहे हैं, ये सब मैंने ऑप्ट नहीं किया, तो क्या कह रही थी कंपनी आपसे? मैंने जब ट्राई किया फोन तो 5-7 मिनट होल्ड पे रहा, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, तो मतलब इतनी देर तक होल्ड नॉर्मली रहता नहीं है, तो फिर मेरी बात नहीं हो पाई किसी भी वहाँ पे कस्टमर केयर पर किसी भी एग्जेक्टिव से। लेकिन अब उसके आपकी बाद बात हो गई है, एम आई अब राइट? मेरी हमने बात, जब पहरेदार ने ये मामला उठाया तो हाँ जी, एयरटेल आपसे बात करी, क्या कहा एयरटेल ने आपको अब? एयरटेल ने मुझे पिछले जितना भी बढ़ा हुआ बिल था मेरा उन सबका रिवर्सल किया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये के आसपास है। तो अभी लेकिन मेरा कुछ अफसोस अमित कि आपको एयरटेल से कोई मदद नहीं मिली है। पहरेदार नहीं, की मुझे दखल के बाद ही एयरटेल का रवैया बदला। मैंने उन लोगों को 4 बार मेल डाला था, 15 अगस्त को मेल डाला, फिर 26 को डाला, और उससे पहले 11 अगस्त को भी डाला था, फिर मैंने 1 सितंबर को मेल डाला, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने फाइनली 2 सितंबर को एक बार दोबारा मेल डाला, जिसमें मैंने पहरेदार को भी लूप में लिया था, तो उसके बाद भी मुझे मतलब कोई रिस्पांस मिला, अदरवाइज पहले कोई रिस्पांस नहीं मिला था मुझे एयरटेल की तरफ से। शुक्रिया अमित हमसे बात करने के लिए। एयरटेल की कस्टमर केयर ने इनकी बात नहीं सुनी, उनको इन्होंने कई सारे मेल लिखे, उन्होंने भी नहीं सुना। लेकिन पहरेदार ने जब एयरटेल के सामने अमित जाप का मामला भेजा, इस पूरे मामले पर कंपनी का रुख जानना चाहा, कंपनी ने हमें अपने जवाब में बताया है कि अमित जाप जी की दिक्कत दूर कर दी गई है, दिक्कत दूर हो गई है। लेकिन पहरेदार को लगता है कि एक अमित जाम भी नहीं है जो इस तरह की परेशानी के शिकार हैं। देश में लाखों ऐसे कंज्यूमर हैं जो कंपनियों की कस्टमर केयर सर्विस के नाम पर सिर्फ बेरुखी झेल रहे हैं। कौन करेगा उन कंज्यूमर की शिकायतों की सुनवाई? क्या कंपनियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने कस्टमर की शिकायतें सुलझाएं, उन्हें सुने और उन्हें राहत पहुंचाए? क्यों बार बार पहरेदार के प्लेटफॉर्म से जब शिकायत पहुंचती है तो कंपनियों की आंख खुलती है? पहरेदार पर इसी नोट में लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऐसी और कुछ परेशान टेलीकॉम कंज्यूमर की, किस तरह से रिकवरी एजेंट्स की धमकी से बदहाल हो रहे हैं कंज्यूमर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां बुलंद होती है हर कंज्यूमर की आवाज। हम अक्सर सुनते हैं कि बैंकों के रिकवरी एजेंट दबंग रवैये से लोन की वापसी करने के लिए लोगों को फोन करते हैं। इन बदनाम एजेंट की खबर पहरेदार ने भी कई बार ली है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड, अगर आपकी मोबाइल कंपनी जो है उसका बिल आपने कभी नहीं चुकाया है या चुका भी चुके हैं, तब भी सावधान रहिए। आपको फोन आ सकते हैं धमकी भरे रिकवरी एजेंट्स के, और इनका मकसद एक है, डरा धमका कर पैसे वसूले जाएं। ये कोई नहीं देखने जाता कि ये पैसे आप पर बकाया भी हैं या नहीं। पुणे की हिमा मिश्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 2011 में रिलायंस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की सारी बिल इन्होंने अदा कर दी थी। 3 जुलाई 2011 को इन्होंने सब कुछ क्लोज कर दिया था, लेकिन इनके पास रह रहकर फोन आते रहे, धमकी भरे फोन आते रहे, धमकी भरे एसएमएस आते रहे कि आपको पेमेंट करनी है, ऐसी पेमेंट जो इन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। हिमा मिश्रा पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमा, बहुत स्वागत है आपका पहरेदार में। आप मुझे बताइए, आपको काफी डराया धमकाया रिलायंस कम्युनिकेशंस के तथाकथित रिकवरी एजेंट्स ने, आपको ये तक कहा कि आप पुलिस थाने आइए, आप हम वकील हैं, आप कोर्ट आइए, क्या क्या बीती आप पर? जी हाँ, पहले तो मैंने टर्मिनेट कराया था जुलाई 2011 में। उसके 6 मंथ्स बाद फिर मुझे एक कॉल आया बीच में कि एक लीगल एडवाइजर है जो कि यूसुफ खान अपने आप को प्रिटेंड कर रहे थे, उनका असिस्टेंट। वो बोल रहे थे कि अगर आप बिल पे नहीं करते हो, जबकि वो अमाउंट बहुत कम था, ओके, आई कैन पे इट आउट, बट उस टाइम भी वो मुझे बोले कि अगर नहीं पे करते हो तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसमें केस दायर करेंगे। तो उसके तुरंत बाद ही मैंने रिलायंस को बोला कि मुझे ऐसे वाला एक कॉल आया है जी, तो आप इन्वेस्टिगेट करो प्रॉपरली। उसके बाद वो बोले कि 7 डेज के बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू। उसके बाद तो कोई कॉल ही नहीं आया रिलायंस का। जी। फिर
उसके 6 मंथ बाद फिर से और एक कॉल आया जो कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा है, ऐसे बोला मिस्टर राठौर और करके। तीसरी बार आपको एसएमएस आया कि आप अपना बिल अदा कीजिए नहीं तो आप कोर्ट में पहुंचिए, और जबकि आप उनकी सर्विसेज नहीं ले रही थी। तो इन सब में आप पर क्या बीत रही थी? क्या आप डर गई थी? आपको लग रहा था ये क्या हो रहा है, किस तरह से फोन आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई मेल नहीं आया, कोई लीगल थिंग नहीं आया, जबकि मैं जानती थी अगर कोई लीगल ये करते हैं, कुछ केस करते हैं तो पहले मेल आता है या फिर हार्ड कॉपी आता है लीगल थिंग। तो मुझे लगा कि ये कोई फेक है या फिर रिलायंस ही कर रहा है, ये जस्ट मनी कलेक्टिंग जो होता है। जी जी जी। और रिलायंस से भी आप मैंने इग्नोर बातचीत किया। करती रही थी? आप उनको तो इग्नोर कर रही थी, लेकिन आप रिलायंस कम्युनिकेशन से बातचीत करती रही थी, तो आपको क्या हाँ, जवाब बीच मिलता बीच रहा? में बात कर रही थी बट कोई रेस्पॉन्स नहीं था। वो लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं बिल कैसे जनरेट हुआ है, जबकि टर्मिनेट हो चुका है कनेक्शन। उनके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं था। लेकिन अब हिमा मिश्रा को मिल चुका है सोल्यूशन। अब आपकी सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं ना हिमा? पहरेदार ने जब आपके मामले को उठाया तो रिलायंस कम्युनिकेशंस ने आपको कम्युनिकेट किया कि अब आपको नहीं तंग किया जाएगा? अगस्त में, अभी 31 अगस्त को मैंने कंप्लेन रजिस्टर कराया था CNBC आवाज के साथ। उसके बाद उसके 2 डेज, विदिन 2 डेज ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ रिलायंस पहरेदार टीम के लिए ये इशू सॉल्व करने के लिए। शुक्रिया हिमा हमसे बात करने के लिए। तो कंपनी ने हमारे ईमेल के बाद हिमा जी की समस्या पर गौर किया और मामले की जांच कराई। हिमा का केस सही पाए जाने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया कि हिमा को बकाया चुकाने के कॉल अब बंद हो गए हैं। करीब 1700 रुपए का वेवर उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है और अब कस्टमर की समस्या पूरी तरह से दूर हो गई है। अब गुड़गांव के हेमंत चावला हैं जिनके वोडाफोन के बिलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे ही फोन कॉल आ रहे थे बिल ना चुकाने के लिए। उन्हें नोटिस तक भेज दिया गया था। समय रहते ही अप्रैल में हेमंत ने अपने वोडाफोन के डेटा कार्ड का इंटरनेट प्लान बदलने की डिमांड दे दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विद इंटरेस्ट इनके पास बिल पहुंचता रहा। बिल के साथ साथ एक शख्स भी इनके घर पहुंच गया था। पूरी बात बताएंगे खुद हेमंत। हेमंत नमस्ते, स्वागत है आपका। वोडाफोन से आप काफी परेशान रहे, आपके घर भी कोई आया था सेटलमेंट करने, क्या हो रहा था आपके साथ? ये बहुत ज़्यादा बिलिंग का इशू हो गया था। मैं डेटा प्लान चेंज कराया था अप्रैल में। मैंने एक्चुअली जनवरी में लिया था डेटा कार्ड जिसमें से 3 महीने फ्री यूजेस थी। उसके बाद यूजेस खत्म होने के बाद मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि जैसे खत्म हुआ आप कस्टमर केयर में फोन करके प्लान चेंज कराइएगा। तो उसके 1 दिन पहले ही मैंने प्लान चेंज करने की रिक्वेस्ट दे दी थी, लेकिन प्लान चेंज हुआ नहीं। फिर रेगुलरली मुझे मेरा बिल जनरेट होता रहा, मुझे फोन आते रहे। फिर उन्होंने मुझे एक नोटिस भी भेज दिया जी। फिर मैं वोडाफोन सेंटर भी पंजाबी बाग में है, वहाँ में गया 2-3 बार। मुझे एश्योरेंस मिली कि हाँ हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, नॉट टू वरी, बट कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये जो 722 रुपए जो आपको चार्ज करना शुरू किए थे वो 1800 पहुंच गया था इंटरेस्ट के साथ, लेकिन कोई आपको रिस्पाइट नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट आपने हमें बताया था कि कोई आपके घर भी आया था कि मैं इस बिल के सेटलमेंट कर दूंगा। एब्सोल्युटली, कोई नोटिस के बाद 1 दिन के बाद नोटिस मिला, नेक्स्ट डे ही कोई घर आ गया था। मैं घर पे नहीं था, तो मेरी मॉम से भी बोला, मेरी मॉम ने भी फिर मुझे फोन पकड़ाया, उससे बात कराई। थोड़ा सा वो रूट भी था कि नहीं आप अभी कुछ दे दीजिए, सेटलमेंट कराता हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट कर दूंगा, अभी पैसे दे दो। मैंने समझाया, मैंने कहा भैया जब मैं कुछ ड्यू ही नहीं करता वोडाफोन को तो मैं क्यों पे करूँ। लेकिन आपकी तब तक सुनवाई नहीं हुई जब तक कि पहरेदार ने आपका मामला नहीं उठाया। एब्सोल्युटली। फिर भी मैं चेज करता रहा वोडाफोन, कोई रिस्पाइट नहीं। मैंने फिर पहरेदार को एक ईमेल लिखी, उनका नेक्स्ट डे ही रिस्पांस आ गया। फिर मुझे कॉल आई, मैंने पूरा केस समझाया। तो फिर अभी कल ही मुझे वोडाफोन से एक ईमेल आई है कि ठीक है आपका कोई ड्यू नहीं है, हम आपको ये रिवर्ट कर रहे हैं, जितने भी चार्जेस आप ड्यू हैं आप पे हम रिवर्ट कर रहे हैं और वी अपोलोजाइज फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो क्या माफी मांगना काफी है, ये मेरा सवाल है वोडाफोन से। वैसे आपका शुक्रिया हेमंत को अब राहत मिल चुकी है, लेकिन पहरेदार की दखल के बाद ही। वोडाफोन के सामने हमने हेमंत चावला की दिक्कत रखी थी और उनसे जानना चाहता कि इस मसले को सुलझाने के लिए वो क्या कदम उठाने जा रही है। वोडाफोन को जब हमने पहली बार ईमेल भेजा तो हमें करीब 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने फॉलो अप किया तो वोडाफोन के ऑफिसर ने हमें कहा कि उन्हें मेल ही नहीं मिला है। फिर हमने दोबारा वोडाफोन को वही ईमेल भेजा, हमें अब तक
कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन ईमेल भेजने के अगले ही दिन वोडाफोन ने कंज्यूमर को फोन करके बताया कि उनकी परेशानी दूर की जा रही है। इस मामले में वोडाफोन की मनमानी के अलावा उसकी लापरवाही भी दिख रही है। कंपनी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि कंज्यूमर की शिकायत की सुनवाई हो रही है या नहीं, उसकी दिक्कत दूर हुई है या नहीं, वो कहां जाए, क्या करे। वोडाफोन के पास जाएगा, वोडाफोन का कनेक्शन है, लेकिन वोडाफोन सुनने को तैयार नहीं है। फोन आ रहे हैं धमकी भरे, लोग पहुंच रहे हैं घर में। मोबाइल बिल की रिकवरी कैसे हो, इसके बारे में अभी तक कोई तय गाइडलाइन नहीं है और शायद यही वजह है कि टेलीकॉम सर्विस के ग्राहकों का ये हाल है। बिना तर्क सुने मोबाइल फोन कंपनी के रिकवरी एजेंट और बिलिंग डिपार्टमेंट कंज्यूमर का जीना मुश्किल कर रहे हैं। कंपनी को इस बारे में की गई शिकायतें शायद अनसुनी कर दी जाती हैं। बैंकों के रेगुलेटर आरबीआई ने 2008 में रिकवरी एजेंट्स पर नकेल कसी थी और अपनी गाइडलाइन के जरिए ये साफ कर दिया था कि अगर बैंक की उगाही पर निकला रिकवरी एजेंट कोई गड़बड़ी करता है तो जिम्मेदारी बैंक की होगी। अब शायद समय आ गया है कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर भी टेलीकॉम कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स की करतूतों पर लगाम लगाए, इनकी जिम्मेदारी तय करे और कम से कम ध्यान दे जब इस तरह की शिकायतें पहुंचती हैं कंज्यूमर की। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों से परेशान है कंज्यूमर। किस हद तक परेशान हो रहे हैं कंज्यूमर, आपके सामने ब्रेक के बाद रखेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन से हताश सुरुचि सिन्हा की कहानी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और जवाब मांगिए, क्योंकि ये आपका हक है। वैल्यू एडेड सर्विसेज मोबाइल कंपनियों के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा जरिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वैल्यू एडेड सर्विसेज का मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। इस सर्विस के जरिए मोबाइल उपभोक्ता मोबाइल पर इंटरनेट, कॉलर ट्यून, जोक्स, न्यूज अपडेट, गेम्स या ऐसी मनचाही सर्विसेज एक्टिवेट कर सकते हैं। इनमें से कई सर्विसेज के लिए सब्सक्राइबर को एक तय चार्ज देना पड़ता है, लेकिन अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि कई सर्विसेज कंज्यूमर पर थोप दी जाती हैं और हर दिन चार्ज के नाम पर मोबाइल कंपनियां कुछ रकम काटती रहती हैं। हद तब हो जाती है कि कई बार कंज्यूमर के मना करने के बाद भी कंपनियां इन सर्विसेज को डीएक्टिवेट नहीं करती हैं। बोकारो की सुरुचि सिन्हा देश के उन लाखों कंज्यूमर में से एक है जो टेलीकॉम कंपनियों की इस मनमानी से परेशान है। वो रिलायंस कम्युनिकेशंस की सर्विस इस्तेमाल करती हैं। करीब 2 महीने से वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पर रोजाना चार्ज कटौती से तंग है। हद तो यह है कि दर्जनों बार शिकायत के बावजूद रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ से इनकी दिक्कत दूर नहीं हुई है। सुरुचि जी ने कभी भी किसी वैल्यू एडेड सर्विसेज की रिक्वेस्ट नहीं की थी, इसके बावजूद इनके मोबाइल पर ऐसी सर्विस एक्टिवेट कर दी गई और लगातार पैसे काटे जा रहे हैं। हर महीने हर दिन पैसे कट रहे हैं। सुरुचि सिन्हा किस कदर रिलायंस की सर्विस से परेशान थी, इसका उदाहरण है उनका ईमेल जिसमें उन्होंने हमें शिकायत भेजी है। सुरुचि जी ने लिखा है कि जब भी वो कस्टमर केयर में शिकायत करती थी उन्हें कभी भी कंप्लेंट नंबर नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि सिस्टम स्लो है तो आप दोबारा फोन कीजिए। दोबारा फोन करने पर भी वही हाल। सुरुचि सिन्हा इस हद तक रिलायंस की सर्विस से निराश है कि उन्होंने इसे अपनी बदकिस्मती तक मान लिया है। उनका बहुत ही निराशा से भरा हुआ हमें मेल आता है, निराशा गुस्सा दोनों दिख रहा है और लिख रहे हैं कि इट इज माई misfortune that I am writing this kind of mail at night 2 AM because of horrible and awful situation created by Reliance। यानी कि एक टेलीकॉम कंपनी एक कंज्यूमर को इस हद तक धकेल सकती है कि वो रात को 2 बजे एक गुस्सा और निराशा से भरा ईमेल पहरेदार को भेज रहा है। और शायद यही सच्चाई भी है, क्योंकि जब सुरुचि जी को बार बार ईमेल भेजने और रिलायंस कम्युनिकेशन की कस्टमर सर्विस टीम से संपर्क करने के बावजूद कोई हल नहीं मिला, उन्होंने पहरेदार का दरवाजा खटखटाया और पहरेदार ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक सुरुचि की समस्या नहीं है, ये लाखों कंज्यूमरों की समस्या है। हमने रिलायंस कम्युनिकेशन को सुरुचि के पूरे केस के बारे में बताया। शो रिकॉर्ड किए जाने तक हमें अभी तक रिलायंस कम्युनिकेशन से जवाब नहीं मिला है। ठीक उसी तरह जैसे सुरुचि को भी इंतजार है रिलायंस कम्युनिकेशन के जवाब का, हमें भी इंतजार है। और जवाब से ज्यादा हमें ये इंतजार है कि ग्राउंड पर रिलायंस कम्युनिकेशन क्या करती है, क्योंकि नियम तो बहुत कड़े हैं। हम आपको बताते हैं कि वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी वैस पर टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटर ट्राई के नियम क्या कहते हैं। ट्राई ने जुलाई में ही मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी वैल्यू एडेड सर्विस एक्टिवेशन के लिए कंपनी को कंज्यूमर से मंजूरी लेनी जरूरी होगी और अगर ग्राहक सर्विस डीएक्टिवेट करना चाहता है
तो ये प्रक्रिया 4 घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। 155223 पर कॉल कर कोई भी कंज्यूमर वैस को डीएक्टिवेट करा सकता है, लेकिन सुरुचि जी के मामले से साफ है कि ट्राई के कड़े निर्देशों के बावजूद टेलीकॉम कंपनियों को इसकी परवाह नहीं है। मोबाइल कंपनियां ग्राहकों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब रह गया है। और अब बात टेलीकॉम कंपनियों पर कंज्यूमर की एक बड़ी जीत की, और ये जीत हासिल हुई कॉल ड्रॉप के मामले में, जिसे अक्सर मोबाइल फोन यूजर उतनी अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन मुंबई के बदलापुर इलाके में रहने वाले प्रभाकर जोशी ने वोडाफोन के घटिया नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इसकी शिकायत की कंज्यूमर फोरम में। वोडाफोन के बेजोड़ नेटवर्क के विज्ञापन से प्रभावित होकर प्रभाकर ने वोडाफोन का नंबर लिया था, लेकिन कंपनी के झूठे वादों की पोल तब खुल गई जब प्रभाकर अपने गांव श्रीवर्धन पहुंचे। बेहद कमजोर नेटवर्क के चलते इनके गांव से फोन पर बात करना नामुमकिन हो गया और इसकी शिकायत प्रभाकर ने कंपनी से कई बार की, लेकिन वोडाफोन ने प्रभाकर की एक ना सुनी। प्रभाकर की शिकायत पर ठाणे के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने वोडाफोन को दोषी पाया और खराब कनेक्टिविटी को सेवा में कमी माना। वोडाफोन ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि जब कंज्यूमर कनेक्शन के लिए फॉर्म भरता है तो उसमें साफ लिखा रहता है कि कंज्यूमर को कभी भी भौगोलिक और मौसम की वजह से खराब नेटवर्क की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कोर्ट ने कंपनी की इस दलील को खारिज किया और ग्राहक को ही मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। तो एक कंज्यूमर की जीत तो भली हुई है, लेकिन और भी कंज्यूमर्स को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इनके खिलाफ मोर्चा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियां बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हैं अपने कंज्यूमर को। पहरेदार में आज बस इतना ही। आप भी अपनी शिकायत हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehdar@network18online.com पर, या फिर आप हमारे साथ फेसबुक पर facebook/pehdar टाइप करके भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी @प्रियंका संभव पर, जहां आप मुझे अपने सुझाव, सलाह और शिकायत भेज सकते हैं। साथ ही pehdar_आवाज पर भी आप पहरेदार से जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए। पहरेदार हाजिर होगा अगले हफ्ते फिर एक बार आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।